वफाकी वजीर शाजिया मरी कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ, इससे कबल भी पाकिस्तान की तारीख में इस तरह की नफरतें फैलाने की साजिशें हुई हैं। कभी लोगों को मजहब की बुनियाद पर लड़ाया गया, कभी रंग की बुनियाद पर लड़ाया गया, कभी नस्ल की बुनियाद पर लड़ाया गया। आज फिर ये फितना इमरान न्याजी इस तरह की करतूतें कर रहा है, इस तरह की साजिशें कर रहा है। इसने लोगों की घरों में झगड़े डलवा दिए, इसने दोस्त को दोस्त से लड़वा दिया, इसने जिस तरह की डिससर्विस इस पाकिस्तानी सोसाइटी के लिए की है वो शायद कभी किसी ने ना की हो। मैंने पहले भी अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बदतमीज़ी करना आती है लोगों को, गाली देना आता है लोगों को, और उन मुखालफिन को भी आता है जिनको ये गालियाँ दिलवाता है। लेकिन हर शख्स जो है अपनी तरबियत और अपने जो वैल्यूज़ हैं उससे मजबूर है, क्योंकि ये हमें नहीं सिखाया गया कि लोगों को का गिरबान पकड़ो, लोगों को माँ बहन की गाली दो या उनको जलील करो उनके घर वालों का नाम लेकर। ये हमें नहीं सिखाया गया। लेकिन इमरान खान चूँकि कोई फैमिली वैल्यूज़ उसके पास है नहीं, उसको फैमिली का पता नहीं है, आज भी इस उम्र में भी वो एक बैचलर की तरह ज़िंदगी गुजार रहा है, उसके ऊपर अपने बच्चों की जिम्मेदारी है नहीं। आप लोग यहाँ बैठे हैं, आपके जो जो घर है जिसमें बच्चे हैं, आप लोग खुद भी अपने घरों की जिम्मेदारियाँ निभाते होंगे, बच्चों की स्कूल की फीसें देते होंगे, घर का खर्चा उठाते होंगे। इस शख्स ने तो कभी अपना खर्चा नहीं उठाया, ये अपने घर का खर्चा क्या उठाएगा? सारी ज़िंदगी तो दोस्तों की जो है वो पैसों पे पलता रहा है। फिर उसके बाद इसने ATM मशीनें जो हैं वो अपना ली। ATM मशीनों को जब हुकूमत में आया तो उनको फैज़याब किया ताकि जो उनका कर्जा इस पर चढ़ा है वो किसी ना किसी तरीके से उतारे, क्योंकि फेवर लेते हो तो फेवर वापस भी करना पड़ता है। ये तो अपने खाने का बिल नहीं देता, ये तो इस तरह का आदमी है। आपने इसकी तस्वीर देखी होंगी कि खाना खा रहा है, अगला बंदा इसका मुंह देख रहा है। तो ये तो इसकी वैल्यूज़ हैं। तो जो इमरान खान की वैल्यूज़ हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, सिर्फ ये है कि ये लोगों के जहनों को गुमराह कर रहा है, और कुछ मासूम लोग जो हैं वो गुमराह होते चले जा रहे हैं। मुझे तो उनकी अक्ल पे हैरत होती है। जहाँ तक सवाल पैदा होता है सियासत का, देखिए पाकिस्तान के अंदर हमने देखा 90s की सियासत हुई, उसको यकीनन उसने नुकसान पहुँचाया, और फिर सियासी जमातों ने ख़ुद इस बात का इतराफ़ किया कि हमें एक दूसरे से लड़ने के बजाय पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को मजबूत करने की ज़रूरत है। हमें अपने जो डिफरेंसेस हैं उनको अलग करना है। डिफरेंसेस होते हैं, क्यों नहीं होते? आज भी जो जमातें हुकूमत में बैठी हैं उनके कई नज़रियाती डिफरेंसेस हैं, उनके कई माजी में ऐसे ऐसे डिफरेंसेस हैं जो बैठ के अकल दंग रह जाती है कि भाई ये भी हमारे अंदर जो है वो डिसएग्रीमेंट हुआ है। लेकिन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी के लिए, पाकिस्तान के अमन के लिए, जब हम अफ़गानिस्तान के अमन की बात करते हैं तो हमें पाकिस्तान का अमन भी प्यारा होना चाहिए। जब हम दुनिया के अमन की बात करते हैं तो हमें पाकिस्तान की इस्तेहकाम का भी सोचना चाहिए। और यही वजह है कि डिफरेंसेस के बावजूद रवादारी की सियासत को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, जिसके नतीजे में हमारी ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तान स्टेबल हो। ये मुल्क है तो हम हैं, ये मुल्क है तो मैं आपके साथ बात भी कर रही हूँ, ये मुल्क है तो ये इमरान खान अपनी सियासत चमका रहा है, ये सस्ती शोहरत के लिए लोगों को गालियाँ दे रहा है, ये मुल्क है तो ये सब कुछ हो रहा है। और इस शख्स को ये समझ में नहीं आता। अब वो नहीं भी आता क्योंकि इसका जो इमीडिएट ख़ानदान है वो तो यहाँ रहता नहीं, बच्चे इसके यहाँ रहते नहीं हैं, इम्पोर्टेड का ये जो है वो बीन बजाता रहता है। लेकिन इसके अपने बच्चे बगल में देखे, भाई तेरे अपने बच्चे कहाँ रहते हैं, कहाँ पले, कहाँ बड़े, कहाँ का खा रहे हैं। और एक तरफ कहता है इम्पोर्टेड, दूसरी तरफ वेस्ट की मिसालें। वेस्ट के अखलाक से बड़ा वाकिफ़ है, वेस्ट के जिन अखलाक से इमरान खान वाकिफ़ है वो अखलाक अल्लाह किसी को ना दे। ऐसे अखलाकियात की, ऐसी मोरालिटी की किसी को ज़रूरत नहीं है। हम अपना ईमान, अपना दीन अपने पास रखते हैं, हमें इसकी नुमाइश करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा हिसाब अल्लाह ताला ने लेना है और वो रोज़े क़यामत पे लेगा, ये हमारा ईमान है। हमें इमरान न्याजी को नहीं बताना अपने ईमान के बारे में, और अल्लाह ना करे हम ऐसे बेहुदा शख्स को बताएं अपने ईमान के बारे में। वो ख़ुद कितना बड़ा बेहुदा वाहियात शख्स है, ये दुनिया जानती है। आँखों पे पर्दा क्यों पड़ जाता है लोगों के, इसके माजी नहीं पता। आज तक इसकी तस्वीर, वो खातून जो मैक्सवेल है, जो छोटी बच्चियों की ट्रैफिकिंग में पकड़ी गई, जो गिरफ्तार है आज मगरिब में, जिसका ये मिसालें देता है, ये उसके साथ दोस्ती थी इस शख्स की। तो अब मैं इसकी अखलाकियात पे तो जितना भी बात करूँ वो कम होगा।
इसको आके जो कौम से खिताब करना होता है उसमें इसमें अपनी अखलाकियात और दूसरों की अखलाकियात पर दर्स देता है, खुतबे देता है। लेकिन ये शख्स खुद कितना घिनौना है ये जानता है। वही शख्स ऐसी बातें करता है जिसको अपना पता है। बहरहाल, क्योंकि आज सियासी सूरत हाल जो है उस पर भी बात करनी है आपसे, और जो हमने देखा है कि 22 तारीख को पंजाब असम्बली में तमाम तर कार्रवाई हुई है। वहाँ पर आपने देखा कि नए चीफ़ मिनिस्टर के इंतखाब के लिए इलेक्शन हुआ, और ये इंतखाब अमल में आया। उस इंतखाब के बाद जो सीट्स मेरा ख्याल है 20 से ज़ायद सीट्स के ऊपर नाअहली का फ़ैसला अदालत उज़्मा ने सुनाया था। उसके बाद जो बाई इलेक्शंस हुए उसके नतीजे में जो लोग कामयाब हुए उनके हलफ के बाद ये चीज़ सामने आई 22 तारीख को। आपको ये भी पता है कि 22 तारीख को ही सूबाई असम्बली पंजाब के अंदर एक शख्स जो ओथ ले रहा था, जिस पर वाकई, क्योंकि मेरे साथ बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब बैठे हैं, इस कानूनी नुक्ते पर ये भी इत्तफाक करेंगे कि एक शख्स जो कि कौमी असम्बली का रुकन है वो सूबाई असम्बली की रुकनियत का हलफ उठा रहा था। और जब वहाँ पर एक कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू दिया गया, वहाँ पर मेरे ख्याल एडवोकेट जनरल पंजाब ने, वो वहाँ मौजूद थे, उन्होंने ये नुक्ता उठाया, तो जो स्पीकर उस वक्त थे मज़ारी साहब, जो स्पीकर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, तो मज़ारी साहब ने उस नुक्ते को भी सुना, क्योंकि पहले वो अनाउंस कर चुके थे ओथ का, लेकिन ये टेक्निकल जो पॉइंट था लीगल, ये बाद में उठाया गया। वो सुनने के बाद भी उन्होंने कहा मैं किसी भी शख्स को जो एक जमात से ताल्लुक़ रखता है उसको मैं महरूम नहीं करूँगा उसके राइट से। और वो ठीक है, वो टेक्निकलिटी अपनी जगह है, लेकिन उन्होंने रूलिंग दी, तो उनकी रूलिंग जो थी वो सामने आ गई और उन्होंने वोट दे दिया। बहरहाल, अब वहाँ वोटिंग के बाद आपको पता है कि स्पीकर साहब ने फिर एक ख़त पढ़ के सुनाया। चूँकि जो PML है उसके जितने भी अरकान थे उनको उनकी जमात के सरबराह की जानिब से ये हिदायत एक ख़त के ज़रिए जारी की गई थी कि उनको वोट कहाँ देना है। मेरा ख्याल है हमज़ा शरीफ के बारे में उनकी वजाहत उस ख़त में थी। तो उन्होंने बाकायदा कहा कि हमज़ा शहबाज शरीफ को मेरी जमात के जितने अरकान हैं वो वोट डालेंगे। अब आइन के जो आर्टिकल्स हैं उसमें तो बड़ा वाज़ेह है कि ऐसी हिदायत आती है, और ऐसी हिदायत पर जो है वो उस हिदायत पर अमल ना करने के नतीजे में क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वो तो आइन है। लेकिन इंटरेस्टिंगली सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी है। अब सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसके अंदर आप जानते हैं कि उस जजमेंट में उन्होंने 63A की इंटरप्रिटेशन की, और इंटरप्रिटेशन के मुताबिक उन्होंने 20 से ज़ायद अरकान को डिस्क्वालीफाई कर दिया। अगर ये तो उन्होंने 20 से ज़ायद लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया, अगर आप लोगों को ये बात याद हो। अच्छा, अब मामला आ जाता है सुप्रीम कोर्ट की अपनी जो फैसला है उसकी इंटरप्रिटेशन का। अब जो उनका वो फैसला था वो सही था या गलत था, क्योंकि जो कार्रवाई पंजाब असेंबली में 22 तारीख को हुई है वो उसी अदालत के फैसले की रोशनी में हुई है। तो अगर अदालत का फैसला उन 20 से ज़ायद अरकान के लिए दुरुस्त था, तो फिर यहाँ पर जो ख़त मौसूल हुआ है चौधरी शुजात साहब का बतौर सरबराह PML, वो ख़त दुरुस्त नहीं है। ये अजीब बात है। और अगर इमरान अहमद न्याजी बतौर अपनी जमात के सरबराह के इसी तरह का ख़त अपनी जमात के लोगों को लिखते हैं, जो कि बुनियाद बनती है उन लोगों के डिस्क्वालिफिकेशन की और वोट खारिज होने की, तो फिर वो सही और ये गलत कैसे हो सकता है? अब ये तो दो ख़त है। एक ख़त जो है वो महान है और दूसरा ख़त जो है उसकी कोई औकात नहीं है। तो ये तो दो मयार है, दोहरा मयार बड़ा वाज़े है। तो मैं समझती हूँ कि इन चीज़ों को हमने पहले भी क्लियर किया है, हम एक बार फिर क्लियर करना चाहते हैं कि ये दो ख़त एक ही जैसे ख़त हैं। एक ख़त इमरान अहमद न्याजी ने बतौर सरबराह PTI लिखा, दूसरा ख़त चौधरी शुजात ने बतौर PML के सरबराह होने की हैसियत से लिखा।
और दोनों खतूत के अंदर अपने अरकान को वाज़ेह जो हिदायत थी वो मौजूद हैं। लेकिन ये वही बात है ना कि तुम्हारा कुत्ता कुत्ता और हमारा कुत्ता टॉमी, तो बात तो वही है। अब इसको क्यों जो है वो उस दूसरी नज़र से देखा जा रहा है? ये पाकिस्तान के अंदर सिलसिला ख़त्म होना चाहिए और ये जो लाडले का सिलसिला चला है ना, ये ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि हम सब इस मुल्क के लाडले हैं। ये इमरान अहमद न्याजी सिर्फ नहीं है जो बक 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 अपनी बंद नहीं करता, कभी किसी का गिरेबान पकड़ता है, कभी किसी की दाढ़ी के जाके नोचता है। अब हम इसे ये नहीं करने देंगे। मैंने इसको पहले भी कहा था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर बकवास करोगे तो बकवास सुनोगे, गाली दोगे तो तुम्हारे जैसा हम रवैया तो नहीं करेंगे, पर गाली हम भी दे सकते हैं और हम दे के दिखाएंगे। हमारे कारकुनान भी हैं। तुम जब होता है लोगों को इंस्टिगेट करते हो, इस मुल्क की मईशत का तुमने हाल किया 4 सालों में। फराग गोगी के लिए तुम आके आंसू बहाते हो कैमरास के आगे, तुम्हें शर्म नहीं आती? बजाय इसके कि तुम ये बताओ कि 4 सालों में तुमने क्या यहाँ पर कारनामे अंजाम दिए। तोशे खाने के तहाइफ बेच बेच के तुमने अपने खजाने भरे। 2 लाख रुपए ये देता था जब ये वजीर आजम नहीं बना था। ये वजीर आजम बना, पहला साल इसने 1 करोड़ टैक्स दिया है। 2 लाख टैक्स से 1 करोड़ टैक्स में इसने छलांग लगाई है। ये तकरीबन 6000% का इजाफा है। भाई हम कोई पागल हैं? ये तुम कर क्या रहे हो उस मुल्क के साथ? 4 सालों में तुमने लोगों को निचोड़ के रख दिया। IMF के सामने तुम लेट गए। उनकी शर्तें तुमने ऐसे मानी है जैसे कोई ससुरालियों के आगे जब दुल्हन लेने जाता है तो लेट जाता है। तुमने ऐसे वहां पे काम किया। बेशर्म शख्स है ये, बेशर्मी का मुजाहरा रोज कर रहा है। मुझे सिर्फ हैरत इस बात पे होती है कि हमें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही, कुछ लोगों को, सबको नहीं, कुछ लोगों को, कि ये शख्स झूठा शख्स है। कोर्ट के ऊपर मैं यकीनन हम इन्हिसार इसलिए करते हैं क्योंकि हम उम्मीद रखते हैं, हालांकि फैसले तारीख में कोई खुशाइन नहीं हुए हैं, हमें अफसोस भी होता है उन फैसलों के ऊपर, लेकिन आज भी नज़रें अदालत के ऊपर हैं और अदालत के ऊपर आज उनके अपने फैसले की रोशनी में नज़रें हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन 20 से ज़ायद अरकान की डिस्क्वालिफिकेशन का और उनकी इंटरप्रिटेशन 63A की थी, उसके ऊपर हमारी नज़रें हैं। अगर तो वो सही है तो फिर ये जो हुआ है पंजाब असेंबली में 22 तारीख को, वो सही है। जी बैरिस्टर साहब, वो सही है। और अगर वो गलत है तो फिर मैं अदालत को गलत कहूँ, फिर मेरे पे कोई कंटेम्प्ट ना हो, लेकिन ये तो अदालत का फैसला है ना जी। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब से कोई पूछता है, किसी माजी की एक क्लिप चल रही थी, अगर आपने भी देखी है, चलाई होगी, उसमें पूछा गया कि जी स्पीकर की रूलिंग के बारे में, तो उन्होंने कहा जी स्पीकर की रूलिंग तो चैलेंज नहीं हो सकती। उन्होंने बिल्कुल इस तरीके के साथ जिस तरह वो बात करते हैं, मतलब वो तो ऐसे बात करते हैं ना जैसे उनके लफ्ज़ के बाद तो बस दिस इज़ द एंड। तो शाह महमूद कुरैशी साहब जैसे बड़े पाए के जो अपने आप को सियासतदान समझते हैं, वो कहते हैं, उनके अपने अल्फाज हैं कि हम चेयर की रूलिंग के जो बात है वो नहीं हो सकती, चेयर की रूलिंग पर कोई और डिसीजन नहीं आ सकता। ये बाकायदा उनके अपने अल्फाज हैं, ठीक है ना जी। अब आ जाते हैं बेंच के ऊपर। हम ये चाहेंगे कि ये फुल बेंच हो और बनता भी फुल बेंच होना है, क्योंकि देखिए 3 लोग हैं, डिवाइड हो जाते हैं, फैसला नहीं आ पाता और इसमें देर होती है। ये इतना इम्पोर्टेंट फैसला होना है, क्योंकि या तो फिर 63 की इंटरप्रिटेशन वो नहीं होनी चाहिए थी जिससे ये सारी चीज़ क्रिएट हुई है। ये सारी चीज़ क्रिएट ही उसी इंटरप्रिटेशन के बाद हुई है ना, जो इंटरप्रेट हुआ 63A उस जजमेंट के अंदर। और अगर अब कोई फैसला आना है तो ये हमारी डिमांड समझ लें अदालत के सामने, या रिक्वेस्ट समझ लें, जो भी लफ्ज़ बेहतर है, कि हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अदालत को फुल बेंच इस पे कायम करना चाहिए, लार्जर बेंच, जिसको मैं ख्याल टेक्निकली इट्स बेटर टू से लार्जर बेंच और फुल बेंच, सो दैट यू नो दिस इम्पोर्टेंट डिसीजन इज डिसाइडेड विद दैट कलेक्टिव विजडम। क्योंकि आज पूरा जो रुझान है, जो पूरा फोकस है, वो अब इस फैसले के ऊपर है। तो लिहाजा हम बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं अदालत से कि खुदारा इसे 3 मेंबर बेंच पर ना रखें, इसे लार्जर बेंच या फुल बेंच की तरफ ले जाएं, if you know a fair judgment is to be given on this। अच्छा, इसके अलावा बातें तो बहुत हैं, आपके सवाल भी होंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुर्तज़ा वहाब साहब इस पर ऐड कर लें और फिर आपके